नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, डेटा फैक्ट रिपोर्ट में ये हमारा अगला वीडियो है। इसमें देखिए 10 तारीख का वीडियो है ये। तो इसमें हमारा 7, 8, 9 ये आपका छूटा हुआ है, ये भी इंक्लूड पूरा कर लिया गया है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, वो सारी निकालनी है। ठीक है, तो जो छूटा हुआ है वो भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 से 7 आर्टिकल आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें तो आप देख सकते हैं इनको, जो भी छूटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको कवर जरूर करिए, पूरा वीडियो देखा करिए, जिससे आपको लाभ हो। और अपना जो भी है आप कॉपी जिस रखते हैं उसको नोट्स के लिए बना लीजिए, और जो भी पॉइंट हैं वो आप नोट डाउन कर लिया करिए। और पीडीएफ इनकी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया करेंगे। तो ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जिन्हें भी आंसर राइटिंग करनी है वो कर सकते हैं। आंसर राइटिंग देखिए क्रैश कोर्स है, उसमें सारी आंसर राइटिंग सारे प्लेटफॉर्म पे लिखेंगे आप। और पेपर 5 और 6 की शुरू हो रही है आंसर राइटिंग आज से 10 तारीख से। तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 5, 6 की आंसर राइटिंग। और इसके लिए नोट्स वगैरह चाहिए, पेपर 1 का नोट्स तैयार हो गया है आपका, तो पेपर 1 का नोट्स ले सकते हैं। इसके साथ ही सेकंड और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ नोट तैयार है, ये भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 8527434727 पे। ठीक है, जिनको भी कुछ भी अगर लेना है इनमें से तो वो संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला आर्टिकल है उच्च शिक्षण संस्थानों की उन्नति का मार्ग है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छे पॉइंट मिलने वाले हैं। तो इसमें ये गुणवत्ता का मूल्यांकन था कि भारतीय विश्वविद्यालय की गुणवत्ता मूल्यांकन में भारत के शीर्ष संस्थानों की रैंकिंग के बारे में ये है। तो इसमें देखिए एक फैक्ट है कि 2023 में आईआईटी बॉम्बे को एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में ये सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान के रूप में इसको दर्जा मिला था 2023 में आईआईटी बॉम्बे को। और कुछ ये डेटा है, इनको आप एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है 2025 तक भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त करने की योजना है। विश्व के जितने हैं उनमें 10 भारत के शामिल किए जाने की इसमें है। और डेटा फैक्ट में देखिए एनआईआरएफ की रिपोर्ट में आईआईटी दिल्ली को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शोध और अनुसंधान में व्यापक शोध और अनुसंधान में प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। 2023 में 20% विश्वविद्यालयों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण शोध प्रकाशित भी किए हैं। तो ये आप कहीं भी एजुकेशन से रिलेटेड आए कहीं भी कोट कर सकते हैं। इसके लिए सरकारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। जैसे 2023-24 तक उच्च शिक्षा में देखिए सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है 2023-24 में। वैश्विक मानकों का पालन, उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक मानकों के अनुसार सुधारित और अपडेट करने की आवश्यकता है। इसमें आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त किया है। तो ये इस तरीके के जो रैंकिंग है इस लेवल की, उनमें सुधार की आवश्यकता है, तो वो आप दिखा सकते हैं। शैक्षिक अवसंरचना का विकास, तो उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक अवसंरचना का विकास और उसे आधुनिक बनाने के प्रयासों की जरूरत है। इसमें देखिए 2023-24 में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में कुल 3.74 करोड़ छात्र नामांकित थे। तो ये आपको डेटा भी साथ साथ में मिलता जा रहा है। शिक्षकों को प्रशिक्षण, शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास पर ध्यान की आवश्यकता है। सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए या थोड़ा सा कट हो गया है, बजट इतना आवंटित किया था 1,000 करोड़ है, इसको आप यहाँ देख सकते हैं 1,000 करोड़ दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं देखिए क्या क्या है, तो उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं और उपलब्ध कराना। जैसे 2023 में भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की संख्या 15% बढ़ाई गई है, वृद्धि हुई है। तो ये इसे ये है। कुछ अपने सुझाव हैं वो आप दे सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री लिंक, विश्वविद्यालय और उद्योगों के बीच मजबूत संबंध विकसित करना ताकि छात्र व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर सके। और एक जो डिमांड होती है इंडस्ट्रीज़ की, तो उसके अनुसार जो पैटर्न रहे, जो सिलेबस रहे, उसको बनाया जाए तो वो अपडेट रहेगा, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या में भी सुधार होगा। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, विश्वविद्यालयों में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। डिजिटल लर्निंग है तो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग और विस्तार किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है तो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और शैक्षिक एक्सचेंज के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। शोध के लिए फंडिंग की बात है तो शोध के लिए, शोध परियोजनाओं के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना ये भी है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो देख लीजिए। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करें। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सरकार द्वारा हालिया प्रयासों का भी उल्लेख कर दें, तो ये आप बता सकते हैं। अब देखते हैं अगला आर्टिकल है तनाव में काम नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आपको। तो ये इथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे शिक्षा विभाग की भूमिका, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, तो इनको आप पेपर 4 में इथिक्स में आप कोट कर दीजिए, क्योंकि जो ये ईमानदारी और इन सब में कर्मठता का एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये आप उदाहरण आप नोट डाउन कर लीजिए। ये अनुशासन का है और शिक्षा में सुधार के लिए योगदान के लिए विशेष जाने जाते हैं। तो अनुशासन में डालना हो तो के पाठक को डाल दीजिए, अपर मुख्य सचिव हैं बिहार के। अनुशासन की आवश्यकता, शिक्षा प्रणाली में अनुशासन का महत्व और इसके बिना छात्रों में शिक्षा का प्रसार नहीं हो सकता है। तो अनुशासन पे ये पूरा आपका ये आर्टिकल है। शिक्षकों की जिम्मेदारी, शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी निभाने और छात्रों को मनोबल ऊंचा करने की जरूरत होती है। मनोवैज्ञानिक पहलू में क्या है, तो तनाव और मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण काम का प्रभाव और इसे कम करने के उपाय किए जाने चाहिए। और छात्रों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये संवेदनशीलता और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए।
मूल्य आधारित शिक्षा हो, शिक्षा प्रणाली में मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। परिणामों की गुणवत्ता जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और इसके लिए आवश्यक अनुशासनिक उपाय किए जाने चाहिए। समाज की भूमिका क्या है, समाज और अभिभावकों की शिक्षा प्रणाली में भूमिका और उनके सहयोग की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है ये। और इसमें अपने से ऐसे सुझाव देने तो वो दे सकते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक सहायता है, तो छात्रों और शिक्षकों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। सकारात्मक वातावरण हो विद्यालय में, है ना, और सहयोगी वातावरण का निर्माण किया जाए। समय का प्रबंधन हो, इसके बारे में सिखाया जाए, समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन की तकनीकें सिखाई जाएँ। अभिभावकों की जिम्मे भागीदारी, तो शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय रूप से इन्हें शामिल करना अभिभावकों को। स्वास्थ्य और फिटनेस, छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना और फिटनेस कार्यक्रम को बढ़ावा देना जरूरी होता है। तो इसके लिए प्रश्न देख लीजिए क्या लिखना है। शिक्षा में तनाव का प्रभाव और इसके प्रबंधन के उपायों पर चर्चा करें। शिक्षा विभाग की भूमिका और अनुशासन के महत्व को भी स्पष्ट करें। तो ये आप लिख सकते हैं, इसको क्रैश कोर्स वाले लोग अपने उस पर ग्रुप पे डाल सकते हैं इनको लेके प्रश्नों को। अब देखते हैं साइबर अपराध पे, पेपर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेपर 3 के लिए सीधा सीधा टॉपिक है साइबर अपराध से बचाव के उपाय। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। डीप फेक वीडियो और वायरस वॉइस चैट जो है, ये इससे क्या होता है, ये चैट जो ऐप है इनके माध्यम से साइबर अपराध की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, उसी से संबंधित है। उदाहरण देख लीजिए, हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ डीप फेक वीडियो का उपयोग करके उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया था। तो ऐसे सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में आप देखे होंगे, रूस उसमें तो एक तस्वीर जो वायरल हुई थी मुस्कुराते हुए दोनों देशों के राष्ट्रपति के हाथ मिलाते हुए, तो वो सब डीप फेक का ही वो था। तो इसमें यही चीज़ें दिखानी है एग्जाम्पल में। आधुनिक तकनीक देख लीजिए, इनका दुरुपयोग करके अपराधी लोगों को ठग रहे हैं, जैसे साइबर अपराधी फिशिंग और मेलवेयर का उपयोग करके लोगों की बैंक खातों से पैसे चुराते हैं। और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, साइबर अपराध से बचने के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखना आवश्यक है। डेटा फैक्ट देख लीजिए, इसमें 2023 में 60% साइबर हमलों में व्यक्तिगत जानकारी की चोरी ये शामिल थी, 60% मामलों में। सुरक्षित पासवर्ड होना चाहिए, सुरक्षित और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, उसे नियमित अंतराल पर बदलते रहें। तो यही सब पॉइंट आपको डालने रहते हैं। जैसे पासवर्ड 1 2 3 की जगह इस तरीके से आप उसमें लिख दीजिए, क्योंकि उदाहरण बहुत जरूरी होता है। पासवर्ड बदलें तो कैसे बदलें, तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं, इस तरीके का एक मजबूत पासवर्ड हो। और साइबर सुरक्षा से उपायों को अपनाकर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। 2023 में साइबर सुरक्षा के उपायों को अपनाने वाले संस्थानों में साइबर हमलों की संख्या में 40% की कमी आई है। ठीक है। शिक्षा और जागरूकता, इसके बारे में साइबर सुरक्षा के बारे में इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। स्कूलों कॉलेजों में सुरक्षा के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। संदिग्ध लिंक से बचाव, जो लिंक्स वगैरह आ जाते हैं आपके अकाउंट पे, तो उनसे बचने की आवश्यकता है। उन पर क्लिक ना करें और अवांछित मेल्स को ना खोलें, जो आप स्पैम वगैरह होते हैं मेल। उदाहरण देख लीजिए, जैसे यू हैव वन ए प्राइज, इस तरीके से जो संदिग्ध ईमेल से इनसे दूर रहना चाहिए। तो इस तरीके से साथ साथ में साधारण से एग्जांपल आप कोट करेंगे तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है। सुरक्षा सॉफ्टवेयर, अपने डिवाइस पर सुरक्षा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, उसे नियमित रूप से अपडेट करें। 2023 में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाले यूजरों में 50% साइबर हमले कम दर्ज किए गए, तो 50% की कमी आई। अपने सुझाव दे दीजिए। साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। उदाहरण देखिए, सामुदायिक केंद्रों और कार्यालयों में साइबर सुरक्षा कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए। और डिजिटल साक्षरता बढ़ाई जानी चाहिए, है ना, लोगों को शिक्षित किया जाए, इस दिशा में डिजिटल साक्षर बनाया जाए। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों से जुड़ने वाले लोगों में 30% साइबर हमलों में कमी आई है इससे। सुरक्षा प्रोटोकॉल देख लीजिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। 2 स्तरीय प्रमाणीकरण यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग जरूरी है, इससे साइबर हमलों से बचा जा सकता है। सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग, एंटीवायरस और फायरवॉल सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। 2023 में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और इनका उपयोग करने वाले व्यवसायों में 45% कम साइबर हमले दर्ज किए गए। सरकारी उपाय देख लीजिए, सरकार को साइबर सुरक्षा के लिए कड़े कानून और नीतियां बनानी चाहिए। जैसे इसमें साइबर सुरक्षा अधिनियम 2022 का कार्यान्वयन जो किया गया है, तो इसको आप डाल सकते हैं। मेंस के लिए प्रश्न देख लीजिए, साइबर अपराध के बढ़ते खतरे और उससे बचाव के उपायों पर चर्चा करें। साइबर सुरक्षा के लिए सरकार की भूमिका को भी स्पष्ट करें। तो आप लिख के भेजिए इसको। गठबंधन सरकार की चुनौतियां देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इस पर अभी काफ़ी सारे चल रहे हैं, क्योंकि सरकार का ये इशू है ये, तो इससे बहुत सारे आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है। इसकी परिभाषा देख लीजिए, गठबंधन सरकार की एक से अधिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार, भारतीय जनता पार्टी जैसे भाजपा और अन्य दलों के गठबंधन से बनी सरकार, जिसे एनडीए बोला जाता है। तो इस तरीके से उदाहरण दे दीजिए। इससे क्या होगा, अब जो समस्याएं होंगी वो देख लीजिए। जैसे राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है, तो इससे अक्सर देखा जाता है, ऐसा राजनीतिक अस्थिरता आती है। उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे, 1967 से अब तक भारत में 12 बार गठबंधन सरकारें बनी और कई बार राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा है। नीतिगत निर्णयों में देरी होती है इससे, है ये सिम देख लीजिए। उदाहरण देख लीजिए, महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित न होना, विकास परियोजनाओं में देरी हो जाना, इससे समान एजेंडों का अभाव होता है गठबंधन सरकारों में, क्योंकि अलग अलग एजेंडों को लागू करना चाहते हैं, तो सामंजस्य स्थापित करना मुश्किल होता है। विकास और सामाजिक नीतियों में मतभेद हो सकते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्व देख लीजिए,
गठबंधन सरकारें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाती हैं क्योंकि विभिन्न दलों के विचारों का समावेश होता है, तो ये पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट है। गठबंधन सरकारों में 70% मामलों में नीतिगत निर्णयों में व्यापक सहमति होती है। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव देख लीजिए। क्षेत्रीय दलों का गठबंधन सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का प्रभाव बता दीजिए। सत्तारूढ़ दल की चुनौतियां देखिए। मुख्य दल के लिए गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट रखना एक बड़ी चुनौती होती है। भाजपा का अपने सहयोगी दलों के तालमेल बनाए रखना। जनता की अपेक्षाएं, गठबंधन सरकारों से जनता की अपेक्षाएं अधिक होती हैं, उन्हें संतुष्ट करना कठिन होता है। और उदाहरण देख लीजिए, आर्थिक सुधार, रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाएं पर जनता की निगरानी होती है। इसमें अपने सुझाव दे दीजिए। मजबूत संवाद हो गठबंधन दलों के बीच में, मजबूत संवाद और सहमति स्थापित करना, समान एजेंडा लागू, समान एजेंडे पे काम करना चाहिए, और प्रभावी नेतृत्व हो, तो एक प्रभावी और मजबूत नेतृत्व प्रदान करना जो गठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ा सके। जनता की भागीदारी को जो सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे उनकी अपेक्षाओं को समझना जरूरी होगा। तो इस पर और भी पॉइंट हैं, जैसे राजनीतिक स्थिरता बनाई रखनी चाहिए। रखने के लिए गठबंधनों के भीतर पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देना जरूरी है। तो ये कुछ सुझाव थे, वो आप लिख सकते हैं। प्रश्न देख लीजिए, गठबंधन सरकार की चुनौतियों और उनके समाधानों पर चर्चा करें। भारत में गठबंधन सरकारों के अनुभवों का विश्लेषण करें। तो आप लिख के भेजिए इसको। नई सरकार की आर्थिक चुनौतियां देख लीजिए, ये भी इससे रिलेटेड है, तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसमें पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से संबंधित आपके पॉइंट कुछ मिल जाएंगे अच्छे। अर्थव्यवस्था की धीमी गति। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो धीमी हो रही है। 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.7 रही, इसमें जो पिछले वर्ष के मुकाबले कम है। तो इसको थोड़ा सा डेटा को चेक कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा डाउट हो रहा है, नहीं तो आपको बता दिया जाएगा। बेरोजगारी की समस्या। देश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, जो आर्थिक अस्थिरता का संकेत है। 2023 में बेरोजगारी 7.5% रही है। महंगाई देखिए, बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत में वृद्धि हो रही है। 2023 में महंगाई दर 6.3 रही, जो आरबीआई के लक्ष्यमान से अधिक है। कृषि क्षेत्र की समस्या। किसानों की आय में कमी और कृषि उत्पादकता में गिरावट देखी जा रही है। 2023 में बेमौसम बारिश और सूखे के कारण फसल उत्पादन में 10% की कमी आई है। विनिर्माण क्षेत्र की चुनौतियां देख लीजिए। विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की कमी है, उत्पादन में गिरावट है। 2023 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 3.2% रही है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, तो एनपीए जैसे नॉन परफॉर्मिंग असेट बोला जाता है, इसकी समस्या और बैंकों की स्थिरता, इस पे काम करने की जरूरत है। 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए 9.3% रहा है। विदेशी निवेश की कमी है, तो ये विदेशी निवेशकों का विश्वास घट रहा है, उससे निवेश में कमी आई है। 2023 में एफडीआई में 5% की कमी देखी गई। आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है, नए आर्थिक सुधार जैसे जीएसटी सुधार, श्रम कानून सुधार आदि। अपने सुझाव दे दीजिए। रोजगार का सृजन आवश्यक है, नई नीतियों का निर्माण ऐसा हो और लागू हो जिससे रोजगार सृजन हो। महंगाई नियंत्रण, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है। कृषि सुधार, किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं और कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय किए जाने जरूरी हैं। विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना और बैंकिंग सुधार, बैंकों की स्थिरता और एनपीए को कम करने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सकारात्मक नीतियां आपकी बनाना जरूरी है। आर्थिक सुधारों का कार्यान्वयन देख लीजिए। आवश्यक आर्थिक सुधारों को प्रभावी तरीके से लागू करना जरूरी है। तो कुछ मेंस के प्रश्न भी देख लीजिए। ये नई सरकार की आर्थिक चुनौतियां और उनके समाधानों पर चर्चा करें। भारत में आर्थिक सुधारों के अनुभवों का विश्लेषण करें। आगे देखते हैं, एआई जनित हमलों से सतर्कता। तो इसमें रिपीट होंगे पॉइंट जो साइबर हमले के थे। एआई का दुरुपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोला जाता है, इसका उपयोग कर साइबर अपराधियों द्वारा हमले किए जा रहे हैं। तो उदाहरण देख लीजिए, डीप फेक वीडियो और फिशिंग हमलों में एआई का उपयोग। इससे क्या होता है, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा जरूरी है। इससे बचने के लिए इसे व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें। 2023 में 60% साइबर हमलों में एआई का उपयोग हुआ। कितने? 60% में। फिशिंग हमले, एआई का उपयोग कर अत्यधिक परिष्कृत फिशिंग ईमेल और मैसेज भेजे जा रहे हैं। नकली वेबसाइटों के लिंक से डेटा चोरी करना, इसका उदाहरण है। डीप फेक तकनीकी, एआई के माध्यम से डीप फेक वीडियो ऑडियो क्लिप बनाकर लोगों को धोखा देना। बहुत सारे ऐसे हुए हैं। एक लखनऊ का मामला था कुछ समय पहले का, 2023 में ही था, जहाँ पे वॉइस मिक्स करके कई लोगों को ठगा गया था। तो इस तरीके का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। 2023 में डीप फेक वीडियो के माध्यम से धोखाधड़ी के मामलों में 20% की वृद्धि हुई है। तो ये सब आप डेटा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वचालित हमले, जैसे एआई का उपयोग कर स्वचालित हमलों को अंजाम देना आसान हो गया है। बॉटनेट हमलों के माध्यम से वेबसाइटों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये आप सर्च, ऐसे शब्द है ना, इनको आप नेट पे क्या करिए, सर्च कर लिया करिए, बॉटनेट वगैरह, बहुत ये हाईलाइटेड है। और साइबर सुरक्षा उपाय देख लीजिए। एआई हमलों से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा उपाय अपनाना जरूरी है। एआई आधारित साइबर सुरक्षा उपायों का उपयोग करने वाले संगठनों में 40% के कम हमले दर्ज किए गए। शिक्षा और जागरूकता, एआई जनित हमलों के प्रति शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। संगठनों में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाना चाहिए। सरकारी नीतियां, सरकार द्वारा एआई जनित हमलों से निपटने के लिए नीतियों और कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। 2023 में सुरक्षा कानूनों में सुधार के लिए सरकार द्वारा नई नीति लागू की गई है। अपने सुझाव देख लीजिए। तो साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण देना चाहिए संगठनों और व्यक्तियों के लिए, नियमित वो भी। और सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए, एआई आधारित सुरक्षा सॉफ्टवेयर और टूल्स का उपयोग। 2 स्तरीय प्रमाणी, एक सेकेंड,
दो स्तरीय प्रमाणीकरण महत्वपूर्ण सिस्टम और डेटा के लिए दो स्तरीय प्रमाणीकरण लागू करना चाहिए, जो हम ऊपर देख भी चुके हैं। नियमित अद्यतन, यानी कि सॉफ्टवेयर और सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करना जरूरी है। सरकारी प्रयास, एआई जनित हमलों से बचाव के लिए सरकार द्वारा ठोस नीतियां और कानून लागू किए जाने चाहिए। प्रश्न देख लीजिए, एआई जनित साइबर हमलों के बढ़ते खतरे और उनसे बचाव के उपायों पर चर्चा करें, सरकार की भूमिका को स्पष्ट करें। अगला देख लीजिए, सुधार की राह पर आगे बढ़े सरकार। ये सरकार के लिए कुछ चीज़ें हैं कि आगे का डायरेक्शन कैसा हो। सरकार का नया दृष्टिकोण, नई सरकार ने सुधार कार्यक्रम के लिए नया दृष्टिकोण अपनाया है। उदाहरण के लिए सरकार ने ग्राम सभाओं के साथ मिलकर योजनाओं की समीक्षा की है। तो ग्राम प्रभारी कार्यक्रम, जैसे ये जो कार्यक्रम है, इसके तहत सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। 2023 में 75% ग्राम सभाओं में सरकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी हुआ है। सड़क निर्माण और विकास, सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में सुधार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार के लिए नई योजनाएं। 2023 में किसानों की आय में 15% जैसी वृद्धि भी हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में देखिए, इसमें ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है सुधारों हेतु। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है। स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए। महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाएं, इनका कार्यान्वयन जरूरी है। 2023 में महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ 60% महिलाओं को ही मिला है, बाकी को नहीं मिला है। पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ानी चाहिए, खासकर सरकारी कार्यों में। सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और जवाबदेही प्रणाली का विकास हो। स्थानीय स्तर पर भागीदारी, देखिए जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना जरूरी है। 2023 में 80% योजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। अपने सुझाव दे दीजिए कुछ, जैसे स्थानीय स्तर पर अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए या बढ़ाई जाए या उनमें जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए। सार्वजनिक निगरानी तंत्र, जैसे सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए सार्वजनिक निगरानी तंत्र का विकास हो। नवाचार और तकनीकी का उपयोग हो सरकारी योजनाओं में खासकर। संवेदनशीलता और सहानुभूति सरकारी अधिकारियों में ये होनी चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण बढ़ाने की आवश्यकता है। नियमित समीक्षा हो योजनाओं की और उनका फीडबैक तंत्र का विकास हो, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। प्रश्न देख लीजिए, सुधार की राह पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करें, उनके प्रभाव पर चर्चा करें, सुधार के लिए भविष्य की योजनाओं का भी उल्लेख करें। आगे देखते हैं। तो ये इतने ही थे आपके आर्टिकल, तो आज इतना ही है। बाकी जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी सब कुछ दिया जा रहा है। मेंस अभी पढ़ने का समय है, जो मेंस पढ़ लेंगे वो फाइनली सिलेक्शन उन्हीं का होना है। और जो प्री खेलते रहेंगे, तो प्री के लिए अभी समय है, थोड़ा बहुत अपना समय निकालते रहिए। जिस तरीके से आप पढ़ते रहिए लगातार, और मेंस पे अभी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर 2.5 से 3 महीने आपके लिए पर्याप्त हैं, उस समय आप फुल्ली फोकस्ड हो जाइए प्री। तो अभी आप मेंस पढ़िए, जितना हो सके इसका यूज़ करिए। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।